नमस्कार। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस जो बाकी बच गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया ना, एनिमल किंगडम में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके एनालिटिकल ब्रेन का पूरा यूटिलाइजेशन यहाँ पर होगा। ये साइंस के स्टूडेंट का बेस्ट मेथड यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो किस तरीके से अप्लाई होंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन फाइलम आर्थ्रोपोडा के आधार पर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। यह क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया था। इसमें ऑप्शन था काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, दूसरा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तीसरा था पैरापोडिया और चौथा ऑप्शन था ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। यह एनसीईआरटी के पेज नंबर 53 पर आधारित क्वेश्चन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? पैरापोडिया। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। पैरापोडिया किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? आप जानते हैं इसे एनिबेलिया में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पैरापोडिया फाइलम एनिलिडा के बारे में जब हम देखते हैं तो यहां पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन के साथ मिलता है। अब यहां पर सवाल ये भी पूछा जाता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पहली बार कहां पर देखने को मिला? तो इसका एग्जांपल कहां बनेगा? एस्कहेलमिन्थेस बनेगा। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो प्लैटीहेलमिन्थेस में था। तो यहां के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इवोल्यूशन वाइज आप देखते हैं, वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो वो एस्कहेलमिन्थेस से शुरू हो जाता है। यहां पर जितनी भी बातें कही गई हैं, जैसे सेगमेंटेशन की बात एनिलिडा में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। वहीं पर पैरापोडिया नेरीज में लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया की बात कही जाती है, जो स्विमिंग में मदद करती है। इसी तरीके से नेफ्रिडिया का क्या रोल है? नेरीज फेरेटिमा किसका दूसरा नाम होगा? फेरेटिमा का दूसरा नाम क्या है? हेरोडिनेरिया का दूसरा नाम क्या है? वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर फाइलम आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा दोनों के लेवल पर आपको समझना होगा। अगर आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात कही जाती तो आर्थ्रोपोडा की क्या खास बात है? सबसे बड़ा फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होगा? तो वो मोलस्का है। अब एग्जांपल अगर देकर के पूछा जाए तो आप उसके लेवल पर भी आपको तैयार रहना होगा। लोकस्ट कहां का किसका मेंबर है? किंग क्रैब किसका दूसरा नाम है? इसी तरीके से वॉम्बैक्स सिल्कवर्म किसे कहते हैं? इसी तरीके से लैक इंसेक्ट या हनी बी किसका दूसरा नाम है? वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। आर्थ्रोपोडा अगर आपने कहा तो आर्थ्रोपोडा में आपको ध्यान रखना होगा कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल किस काम के लिए आता है। आर्थ्रोपोडा क्यों इसका नाम रखा गया? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस की वजह से नाम रखा गया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से यहाँ पर पॉसिबल है? वो सारी चीजें आपके लिए जरूरी होंगी। इसीलिए यहाँ पर आपको आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए बात करनी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। वो प्लैटीहेलमिन्थेस और एस्कहेलमिन्थेस की एक इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की टेंडेंसी के आधार पर दिया गया है। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी कैसे पाई जाती है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो दोनों ही जगहों पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों ही जगहों पर पाया जाता है। इसीलिए एस्कहेलमिन्थेस पर आधारित अगला जो क्वेश्चन बनाया गया है उसको हम देखेंगे। एस्कहेलमिन्थेस और प्लैटीहेलमिन्थेस पर आधारित अगला क्वेश्चन दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? यह एम्स 2014 का क्वेश्चन था। इसमें चारों ऑप्शंस आपको बहुत ढंग से देखना था। यहां पर ह्यूमन और फ्रॉग के बीच में न्यूक्लिएटेड आरबीसी बिल्कुल नहीं होता है। ह्यूमन में आपको पता है आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। एस्कैरिस और लीवर फ्लूक दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक एस्कहेलमिन्थेस और दूसरा प्लैटीहेलमिन्थेस, दोनों में ही ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर कहा गया। अर्थवर्म और कॉकरोच दोनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। गलत बात है। आपको पता है अर्थवर्म, आप वहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का एग्जांपल वो नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से चौथे ऑप्शन की ओर चलेंगे जिसमें नेरीज और हाइड्रा की बात कहा गया है, जिसमें कहा गया कि ये सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं। गलत बात है। एनिलिडा के मेंबर्स में हो सकता है, लेकिन हाइड्रा के लेवल पर ये सेगमेंटेड बॉडी की बात आप नहीं कह सकते। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन यहां पर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी। यह एनसीईआरटी के पेज नंबर 51 और 52 के आधार पर बनाया गया क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट होगा। एस्कैरिस और लीवर फ्लूक दोनों में ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहां पर एग्स वाटर में रिलीज की जाती है। इसमें क्या होगा? पेरेंटल केयर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट बाहर होता है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में ऐसे एनिमल्स जो डेवलप हो सकते थे उनका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में
अगर किसी को ग्रो करने का मौका दिया जाएगा तो बाहर का हैश इन्वायरमेंट, जो बिगड़ी हुई कंडीशंस होती हैं, उनमें बहुत सारे अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को बाद में नेचर ने खत्म किया। ये जो टॉपिक हम एनिमल किंगडम का पढ़ रहे हैं, इसमें हम सीधे तौर पर क्या देखते हैं? हम देखते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस को। हम देखते हैं आखिर नेचर ने किस तरीके से एक एक लेवल पर सुधार करते हुए हमारी सोसाइटी में डिफरेंट तरीके के चेंजेस लाए हैं। हमारी ये जो पूरी डाइवर्सिटी है लाइफ की, वो किस तरीके से आई। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसी मामले में बेहतर था, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट और जो फर्टिलाइजेशन था वो फीमेल की बॉडी के भीतर होता है। या हायर लेवल में आपको देखने को मिलेगा मैमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स और रेप्टाइल्स इसके एग्जाम्पल्स होंगे। तो आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल कौन से होंगे। इसमें अगर आप बात करते हैं मैमल्स की, तो आप जानते हैं मैमल्स, जिसमें डिफरेंट आप रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स का नाम जानते हैं, ये लाइव बर्ड्स देते हैं, जबकि इंसेक्ट, बर्ड्स और रेप्टाइल्स ये भले ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद बाहर एग को रिलीज करते हैं। फर्टिलाइज्ड एग बॉडी के बाहर रिलीज किया जाता है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में हमने डिफरेंसेस को देखा। यहां पर हायर इवोल्यूशनरी फॉर्म्स को समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया गया था। मैंने अभी तक आपको जितना भी बताया है, मैंने आपको बार बार बोला है ना कि अब यह संभावना नहीं है कि आपसे फाइलम को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाए। अब आपको रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स के लेवल पर जा करके देखना होगा। अब जैसे अगले क्वेश्चन की ओर जब हम चलेंगे तो देखेंगे एम्स में एग्जांपल्स को लेकर के और जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन बना करके क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं होती है, उसका बेस्ट एग्जांपल हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और देखेंगे 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी बात पर आधारित था। इसमें फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म: फैसियोला, एस्कैरिस, नेरीज, पेरी प्लानाटा। अब आपको पता होना चाहिए कौन कहां का मेंबर है। अब फैसियोला, इसका दूसरा नाम क्या है आप खुद बताएंगे। एस्कैरिस कहां पर पाया जाएगा, नेरीज कहां पर पाया जाएगा, पेरी प्लानाटा कहां पर पाया जाएगा। उन सारी चीजों को जब आप समझे रहेंगे तब आप कह सकते हैं कि इनमें क्या करेक्ट ऑप्शंस हमसे पूछने की संभावना है। तो एक्सेप्ट फैसियोला, रेस्ट ऑल हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा है एस्कैरिस एंड नेरीज हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद अगला ऑप्शन यहां पर दिया गया है सी ऑप्शन, एक्सेप्ट एस्कैरिस ऑल अदर शोज मेटामेरिज्म। और चौथा ऑप्शन है यहां पर प्रेरी प्लानाटा हैज कंपाउंड आईज, रेस्ट अदर हैव सिंपल आईज। तो इस क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को हम वन बाय वन लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखते हैं पहले ऑप्शन की ओर। तो एक्सेप्ट फैसियोला, रेस्ट हैव कंप्लीट बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल ठीक बात है। फैसियोला में अगर आप देखते हैं तो फैसियोला में ये पैरासिटिक मॉडिफिकेशन, नेचर ने इनको पैरासिटिक लाइफ जीने का मौका दे रखा है। तो इसमें फैसियोला के लेवल पर जब आप एग्जांपल देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में, तो आपको पता है कि वहां पर हुक्स एंड सकर्स पाए जाते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स में, और ये अपने बॉडी सरफेस से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को बॉडी सरफेस से ये एब्जॉर्ब करते हैं। होस्ट के जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें एक्सक्रीशन के लिए प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको पता है कौन सी सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से नहीं होता है। तो फैसियोला को छोड़ दिया जाए, एस्कैरिस या नेरीज या पेरी प्लानाटा, मींस पेरी प्लानाटा अमेरिकाना, ये कॉकरोच का बायोलॉजिकल नेम है। तो इस तरीके से बाकी सभी में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। सवाल यह है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लेवल पर तो एस्कैरिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है। अगर एस्कैरिस एंड फैसियोला हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये बात कही गई होती तो ये बात सही हो सकती थी, लेकिन यहां पर एग्जांपल में लिया गया है नेरीज। तो नेरीज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इस आधार पर सेकंड ऑप्शन ठीक नहीं जा रहा है, सेकंड ऑप्शन में गड़बड़ है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की ओर, एक्सेप्ट एस्कैरिस ऑल अदर शोज मेटामेरिज्म। तो आपको पता है कि मेटामेरिज्म एनिमल किंगडम में पहली बार कहां पर शो किया गया था। मेटामेरिज्म होता क्या है, इस बारे में जब हम डिटेल में टॉपिक का डिस्कशन किए तो वहां पर बात किए हैं, इसलिए यहां पर नहीं चर्चा करेंगे, आपको खुद पढ़ना है। वहां पर मेटामेरिज्म पहली बार एनिलिडा में आपको देखने को मिला था, यानी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में पहली बार मेटामेरिज्म कहां पर देखने को मिला, एनिलिडा में। एनिलिड से इसकी कहानी शुरू होती। तो यहां पर कह रहे हैं एक्सेप्ट एस्कैरिस, बाकी सारे मेटामेरिज्म शो करते हैं। ये बात भी गलत है, क्योंकि यहां पर एक फैसियोला, प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जांपल दिया गया, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट में भी कोई जवाब नहीं मिल सकता है। ये बात सही नहीं है। पेरी प्लानाटा हैज कंपाउंड आईज, रेस्ट अदर्स हैव सिंपल आईज, ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये बात ठीक है कि कंपाउंड आईज होते हैं लेकिन बाकी सभी में सिंपल आईज होते हैं, ये बात गारंटी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये एनसीईआरटी में आप समझ सकते हैं पेज नंबर 51 और 52 के आधार पर बनाया गया क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन पहला हमारे लिए सही बन पा रहा है, जिसमें दिया गया है कि एक्सेप्ट फैसियोला, रेस्ट ऑल हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बात बिल्कुल ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो हमने आपके सामने रखा है वो आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कई बार क्वेश्चन ये होता है कि आपको खुद चेक करना होता है वो क्वेश्चन कितना बेहतर है। जैसे अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है, ये जानबूझ करके इसलिए दिया गया ताकि आप इसकी कमियों को समझ सके, और इस लेवल के अगर क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में कहीं मिल रहा है तो उसको अवॉइड करिएगा, उसको अपने लेवल पर कॉन्फिडेंटली आप छोड़ सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए ऑल वर्टिब्रेट्स, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है लैक नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज बट पोजेस इट इन एडल्ट स्टेज, ये स्टेटमेंट गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है, इसका उल्टा सही है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है हैव हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में 2 चैम्बर से लेकर के 3, 3.5 और उसके बाद 4 चैम्बर तक हार्ट का डेवलपमेंट होता है। आपको पता है ना, जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आप देखने को पाएंगे कि बहुत सारे जगहों पर वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस रिफ्लेक्ट होने के कारण बहुत जगहों पर आपको एट्रिया का जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा, वेंट्रिकल्स में जो सेप्टम होती है उसका डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जब आप डॉक्टर एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट जब आप देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वर्टिब्रेट्स में ही इवोल्यूशनरी प्रोसेस में बात बिल्कुल ठीक है, पीसीज से लेकर के आगे जब बढ़ते जाते हैं तो हार्ट के चैम्बर्स बढ़ते जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, इस आधार पर आप कह सकते हैं मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है। यहां पर हम क्या एनसीईआरटी के 55 पेज से ये क्वेश्चन बनाया गया था और इसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये क्वेश्चन और अच्छे से फ्रेम हो सकता था, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दमदार नहीं होते हैं। देखिए एम्स ने किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम, उस लेवल पर आपकी एनालिसिस जानी चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके सामने इजी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे यहां पर देखते हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सिलोम की बेसिस पर आपके सामने दिया गया है। AIPMT उस समय होता था, प्री लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। यह AIPMT प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन था फ्लैटवर्म, जिसे प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं, ये सिलोमेट्स होते हैं, गलत बात है। ये सिलोमेट्स होते हैं क्या? नहीं, क्या होते हैं आप खुद बताएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने है राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स क्या कहलाते हैं? एस्केलेमेंथीज कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन है मोलस्क्स आर एसिलोमेट्स, गलत बात है। बी ऑप्शन अभी तक ठीक लग रहा है। चौथा ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, तो चौथा ऑप्शन क्या कहता है? इंसेक्ट्स आर सीडोसिलोमेट्स, गलत बात है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ऑप्शन आप दे सकते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 52 का यह क्वेश्चन था और ऑप्शन हमारा होगा बी ऑप्शन क्या होगा? राउंड वर्म्स एस्केलेमेंथीज का दूसरा नाम रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया गया है वो हेमिकॉर्डेट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे हेमिकॉर्डेट्स के लेवल पर कौन कौन सा स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। तो चलते हैं एनिमल किंगडम के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 15 पर, और इसमें रीड द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू हेमिकॉर्डेट्स, इस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है। और इसमें पहला है आर एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑप्शन है परसिस्ट मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तीसरा है बॉडी सिलेंड्रिकल, चौथा है रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स, पांचवा है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट अकर्स थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड्स। अब इसमें पूछ रहे हैं कौन कितने स्टेटमेंट इसमें सही हो सकते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को जब आप देखेंगे तो ये एक स्मॉल ग्रुप है जो कि वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स का ग्रुप है। बाकी तो ऑर्गन सिस्टम यहाँ तक आ ही गया था, बायलैटरल सिमेट्री आ चुकी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी ये एनिमल है, आप जानते हैं सिलोमेट्स होगा ही। तो आपको खुद आंसर देना है ट्रिप्लोब्लास्टिक पहला एनिमल कौन सा था। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इसका सही से आंसर देंगे। इसके अलावा जब इसकी बॉडी का जनरल स्ट्रक्चरल प्लान देखते हैं तो उसमें प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक देखने को मिलता है। इसका अभी मैं अगले इमेज में समझाने की कोशिश करूंगा किस लेवल पर प्रोबोसिस, कैसे कॉलर और कहां पर ट्रंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन या क्लोज, इसका क्या मतलब है, इसको जब आप डिटेल में हमारे वीडियो लेक्चर में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे। रेस्पिरेशन कैसे होता है? गिल्स के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है ये आगे आप पढ़ेंगे। प्रोबोसिस ग्लैंड ये किस काम के लिए आता है? तो इसका प्रोबोसिस ग्लैंड जिसको नाम हम देते हैं वो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो आप यहाँ पर कितने स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं? क्या यह एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है? पहला स्टेटमेंट तो गलत है, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं मिलता है। बॉडी सिलेंड्रिकल हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है, यह बॉडी इसकी सिलेंड्रिकल हो सकती है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्सक्रीशन जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का है वो प्रोबोसिस ग्लैंड्स के द्वारा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट इसमें सही जा रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड सही है, बिल्कुल नहीं। तीसरा है फर्स्ट एंड थर्ड सही नहीं,
चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन बिल्कुल नहीं, यहाँ पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के पेज नंबर 54 के आधार पर यह जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें हमारे सामने पहला ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 5, ये स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो चलते हैं हेमिकॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैरीन वर्म्स हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इकाइनोडर्मिड्स की हैं और कुछ कॉर्डेट्स की हैं। इनमें रेडियल क्लीवेज पाया जाता है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल में टॉपिक के जाएंगे तो वहाँ पर इसका डिस्कशन हुआ है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्रोबोसिस, ये है कॉलर और ये ओवरऑल बॉडी का ट्रंक वाला पार्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एनिमल किंगडम के अगले क्वेश्चन में पेज नंबर 55 से क्वेश्चन बनाया गया है। क्या है क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, यह क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर 3 आर करेक्ट। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया और सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। पहला ऑप्शन है इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फिऑक्सिस। दूसरा ऑप्शन है इट इज प्रेजेंट इन लार्वल टेल इन एसिडियन। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग। और चौथा ऑप्शन है इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो आप देख सकते हैं चौथा ऑप्शन टोटली गलत है। आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं ये AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन था, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। आप जानते हैं ह्यूमन में स्टार्टिंग में आपको नोटोकॉर्ड मिलता है। इस चीज़ को ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर MBBS में तो उसमें आप देखने को पाएंगे नोटोकॉर्ड बनता है, बाद में नोटोकॉर्ड समाप्त हो जाता है और उसकी जगह पर वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट होता है। तो ह्यूमन में इस तरीके का डेवलपमेंट होता है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकली वो अपने इंसेस्टर्स के बॉडी प्लान को, उस तरीके के इवोल्यूशनरी प्लान को वो फॉलो करता है, इसलिए ह्यूमन में पाया जाता है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बाकी तीनों स्टेटमेंट हैं वो हमारे लिए सही हैं। कैसे, इसको देखने के लिए आपको NCERT के पेज नंबर 55 पर जाना होगा। यहाँ पर NCERT के पेज नंबर 55 पर आप देख पाएंगे एम्फिऑक्सिस का एग्जाम्पल दिया गया है। एम्फिऑक्सिस किसका एग्जाम्पल है, आप खुद बताइए। एम्फिऑक्सिस सिफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है, सिफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है। और वहां पर आप देखने को पाते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स में एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट का एग्जाम्पल दिया गया है। और एम्फिऑक्सिस सिफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल है जिसमें थ्रू आउट लाइफ ये पाया जाएगा। लार्वल टेल में सिफेलोकॉर्डेट्स, क्या डिफरेंस है सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स में? तो आपको पता है ना, सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये प्रोटोकॉर्डेटा के 2 सब फाइला है। प्रोटोकॉर्डेट्स में 2 रखे गए हैं और ये एक्सक्लूसिवली प्रोटोकॉर्डेटा भी एक्सक्लूसिवली मैरिन ग्रुप है। इसमें यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वल टेल में पाया जाता है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में जैसे स्टेटमेंट अगर आपको चेंज कर दे, एम्फिऑक्सिस में बोले कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल रीजन तक पाया जाता है, थ्रू आउट लाइफ पाया जाता है। तो आधा स्टेटमेंट दिया गया है कि यह थ्रू आउट लाइफ पाया जाएगा और कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा, सिफेलोकॉर्डेट है यानी हेड से लेकर टेल तक पाया जाता है। तो ऑप्शन पहला भी सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट इन लार्वल टेल इन एसिडियन। तो आपको पता है एसिडिया, आपको पता है एसिडिया, इसमें लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड पाया। यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल साल्वा दे सकता था या डोलियोलम का एग्जांपल ले सकता था। तो आपको पता है एसिडियंस का यहाँ दिया है, चाहे तो साल्पा डोलियोलम का एग्जांपल दे सकते थे। तो वहां पर भी ये बिल्कुल ठीक बात है। तीसरी बात यह है कि एडल्ट फ्रॉग में यह वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। तो एडल्ट फ्रॉग में क्या यह वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे वर्टिब्रेटा में टेट्रापोडा, जिसमें टेट्रापोडा में 4 क्लासेस रखी गई हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। इसके अलावा दूसरी जब आप देखते हैं क्लासेस तो उसमें पीसीज आती है। तो आपको पता है ना, वर्टिब्रेटा का जब आप पेज नंबर 56 पर देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा इग्नाथा, ग्नाथोस्टोमाटा। तो इग्नाथा में जॉ नहीं पाई जाती है, ग्नाथोस्टोमाटा में जॉ पाई जाती है। उसके सुपर क्लासेस जिसमें आप देखेंगे पीसीज और टेट्रापोडा को रखा गया है। इसमें कितने क्लासेस हैं? कॉन्ट्रैक्थीज। पीसीज में कौन से क्लासेस हैं? कॉन्ट्रैक्थीज, ऑस्ट्रैक्थीज, ये पीसीज में रखे गए। जबकि टेट्रापोडा में जब आप बात करते हो तो उसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। आप उस चार्ट को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं एम्फीबिया एक्चुअली वर्टिब्रेटा का ही क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। यही वजह कि वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट फ्रॉग में नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके एडल्ट फ्रॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे सामने डी ऑप्शन
गलत है और यह स्टेटमेंट एनसीईआरटी के किस पेज पर आधारित है, इस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 55 और उसके आसपास के लेवल पर यह क्वेश्चन बना हुआ है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 55। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन एआईपीएमटी में पूछा गया था। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उसका बेस्ट एग्जांपल अगला क्वेश्चन है। आप देखेंगे बहुत कुछ पूछने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, आपको चीजें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कौन कहां पर एग्जांपल रखा गया। इसके लिए जरूरी है कि आप मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जैसे पहला जो अगला क्वेश्चन था उसमें हम चलेंगे, आपको मैंने बता रखा है 16 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन डी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है और यह एआईपीएमटी मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर्स स्टेटेड अगेंस्ट देम। एआईपीएमटी मेंस 2012 का ये क्वेश्चन, और इसमें पहला ऑप्शन था एस्कैरिस एंड एंकाइलोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बिल्कुल नहीं, एस्कैरिस नहीं बल्कि एनेलिडा से मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा गया था। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड हैं, यह सही स्टेटमेंट है, सी हार्स और फ्लाइंग फिशेस। अगले ऑप्शंस की ओर भी चलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर टेरोपस और ऑर्निथोरिंकस ये वीवी पैरी शो करते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर जाएंगे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 पर जाएंगे तो वहां पर एग्जांपल्स के रूप में ओवी पैरस, वीवी पैरस, इन सारी चीजों के जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन सी वहां पर मैच नहीं कर रहा है। तो आपको कई अलग अलग लेवल पर जाकर के देखना होगा। टेरोपस और ऑर्निथोरिंकस, विविपेरी, ये कॉम्बिनेशन गलत है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, गार्डन लिजर्ड और क्रोकोडाइल को लेकर के 3 चैम्बर्ड हार्ट, बिल्कुल गलत बात है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। पेज नंबर 57 से लेकर 60 के बीच में इसके सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, 57 से 60 के बीच में। तो इस तरीके से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स किस लेवल पर आपको मिलेंगे, किस क्लास में आपको मिलेंगे, वो चीज आपको आंसर खुद से करना है। वार्म ब्लडेड एनिमल, आपको पता है ना, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हम लोग हैं, यानी मैमल्स हैं और दूसरा बर्ड्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, जिसमें हम देखेंगे सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड एनिमल पोइक्लियोथर्मल एनिमल्स का एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे 57 से 60 के बीच में ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस का दूसरा नाम क्या है, ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये किस क्लास के मेंबर हैं, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो एक्सोकोइटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ये क्लास ऑस्टिएक्थीज के मेंबर्स हैं। तो यहां पर हमें थोड़ा जानना होगा क्लास ऑस्टिएक्थीज के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, और यहां पर हम देखेंगे इसमें हमें टोटल 3 टाइप्स ऑफ फिशेस के बारे में स्टडी करना होता है। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया था वो ऑस्टिएक्थीज क्लास का दिया गया था, जिसमें हम बोनी फिशेस के बारे में बात करते हैं, जिनके स्केलेटन किसके बने होते हैं, बोन के बने होते हैं। ये किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कार्डाटा और वर्टिब्रेट्स, सब फाइलम वर्टिब्रेट्स, और क्लास क्या है, बोनी फिशेस का, ऑस्टिएक्थीज के मेंबर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो टोटल हमें कितने तरीके के फिशेस के बारे में पढ़ना होता है, हमें टोटल, अगर आप एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे ना, जॉलेज फिश, जिसमें हैग फिश, लैम्प्रेज का एग्जांपल लेते हैं। इसी तरीके से कार्टिलेजनस फिशेस और बोनी फिशेस, ये कई 3 अलग अलग ग्रुप्स हमारे पास होते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी फिश के स्पीशीज हैं मैक्सिमम बोनी फिशेस हैं। इनमें स्केल्स, पॉकेट्स फॉर गिल्स, स्केलेटन, स्विमिंग ब्लैडर्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एनसीईआरटी ने इसको एयर ब्लैडर के रूप में कहा है ताकि वो अपनी बायंसी को मेंटेन कर सकें। एनसीईआरटी ने क्या बताया, एनसीईआरटी ने बताया कि बायंसी को मेंटेन करने के लिए इनके पास एयर ब्लैडर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गिल्स की संख्या भी, अगर आप कॉन्ट्रैक्थीज से इसमें तुलना करते हैं तो ऑस्टिएक्थीज में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं, जबकि उससे कहीं ज्यादा गिल्स आपको कॉन्ट्रैक्थीज में मिलेगा। आप इस लेवल पर दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्थीज में एयर ब्लैडर नहीं मिलता है, जबकि ऑस्टिएक्थीज में एयर ब्लैडर पाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्थीज को लगातार तैरते रहना पड़ता है, जबकि ऑस्टिएक्थीज लगातार नहीं तैरती। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में उसने एयर ब्लैडर बना लिया था, एयर ब्लैडर डेवलप कर लिया था, जिसके कारण वो अपनी बायंसी को रेगुलेट कर सकते हैं, आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोनी वर्सेस कार्टिलेजनस फिशेस के बीच में भी एक एग्जाम्पल हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, बेहतर तरीके से इमेज ले करके इसको देखेंगे। तो यहाँ पर बोनी और कार्टिलेजनस फिशेस के बीच का जो डिफरेंसेस है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, बोनी और कार्टिलेजनस फिशेस में देखेंगे गिल्स की संख्या, इसके अलावा इनके एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर,
इसके अलावा जो इनकी लाइफ स्टाइल की जो चैलेंजेस हैं उनके लेवल पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोनी फिश को दिखाया गया है, इस लेवल पर आप देखेंगे तो ये बोनी फिश है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है कार्टिलेजनस फिश। शार्क का इमेज दिखा करके आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर देखिए गिल्स का कवर है। दूसरा, ये बोनी फिश में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा फिन्स के पैटर्न में भी डिफरेंसेस होते हैं, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं तो डॉर्सल और कॉर्डल फिन्स का पैटर्न आप देखें, और यहाँ गिल स्लिट्स मोर देन 4 होंगे, और यहाँ पर जो माउथ का लोकेशन है आप देखिए ये टर्मिनल है, जबकि यहाँ पर देखिए टर्मिनल लेवल पर माउथ का लोकेशन आपको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा वेंट्रल सरफेस पर आपको माउथ का लोकेशन देखने को मिल रहा है। इसमें यह है बोनी फिश। यहाँ पर पहला जो इमेज दिया गया है वो बोनी फिश का है, और दूसरा कार्टिलेजनस फिश का दिया गया है। आपको याद रखना है डॉग फिश किसे कहते हैं, शॉ फिश किसे कहते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क का दूसरा नाम क्या है, स्टिंगरे किसे कहा जाता है। ये सारी की चीजें आपको कॉन्ट्रैक्टीज के एग्जांपल्स में दी गई हैं, और उसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसी तरीके से आप जब क्लास और स्ट्रैक्थीज के बारे में जाते हैं तो यहाँ पर फ्लाइंग फिश का दूसरा नाम, मंगूर का दूसरा नाम, फाइटिंग फिश का दूसरा नाम, फ्लाइंग फिश, फाइटिंग फिश, 2 अलग अलग टर्म है। इसी तरीके से टेरोफिल्लम जिसका दूसरा नाम एंजेल फिश है। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल सा है, रेप्टाइल जो रेप्टाइलिया को लेकर के बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनाया गया है। मैंने आपको बताया ना कि टेट्रापोडा में 4 क्लासेस हैं, कौन कौन से, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। तो इसमें हम रेप्टिलिया जो क्लास रेप्टिलिया है या रेप्टाइल्स का जो क्लास है उसके लेवल पर अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, और ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन है चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू रेप्टाइल्स। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू रेप्टाइल्स, और 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, दूसरा है बॉडी कवर्ड बाय स्क्यूट्स, तीसरा है होमोथर्मस, और तीसरे के बाद चौथा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पेज नंबर 58 एनसीईआरटी में जब आप जाएंगे तो आपको पता है कि होम्योथर्मस जो ग्रुप्स है उसमें केवल बर्ड्स और मैमल्स को रखा गया है। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तीसरा ऑप्शन होम्योथर्मस ये नहीं है, बल्कि पोइक्लोथर्मस ग्रुप में इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है। ऑल इंडिया पीएमटी में प्री लेवल पर 2011 में क्वेश्चन जो पूछा गया, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। आप चलेंगे क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कि एक तो जीनस का नाम, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्लास या फाइलम के लेवल पर क्या सिमिलरिटी है उसको आधार बनाते हुए क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। क्वेश्चन था इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स 2 कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास फाइलम आर करेक्टली मैच्ड। यह हमारे सामने दिया गया था। तो जीनस में कौन कौन से जीनस, कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं और उनके क्लास या फाइलम की कौन सी कैरेक्टर्स मींस जो ग्रुप है वो कौन सा मैच करता है। तो जीनस नेम में कौन कौन से जीनस नेम, कौन से 2 कैरेक्टर्स और क्लास या फाइलम को लेकर के जो बात पूछी गई थी, इसमें पहला ऑप्शन था एस्कैरिस। एस्कैरिस में क्या बॉडी सेगमेंटेड, मेल्स और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कह रहे हैं कि एस्कैरिस एनेलिडिया का मेंबर है, बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें ना तो बॉडी सेगमेंटेड होता है, बॉडी सेगमेंटेड इस लेवल पर भी आप कंट्रोवर्शियल पॉइंट पा रहे हैं। दूसरा ये है कि मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहला ऑप्शन कंट्रोवर्शियल। दूसरी बात एस्कैरिस क्लास या फाइलम एनेलिडा से मैच करेगा, बिल्कुल नहीं। ये फाइलम किस फाइलम का मेंबर है वो आप जानते हैं। और दूसरा जो इसमें ऑप्शन दिया गया था सालामेंडर, सालामेंडर को लेकर के कि टिम्पैनम इसमें ईयर को रिप्रेजेंट करता है और इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मींस तीसरा कॉलम में जब जाएंगे कि यह एम्फीबिया का क्लास, एम्फीबिया का मेंबर है, ये बात एकदम सही है। तो पहले वाले में फाइलम मैच नहीं कर रहा था, यहाँ फाइलम भी मैच कर रहा है। इस तरीके से लगता है कि ऑप्शन बी हो सकता है। तीसरे में चलें टेरोपस। तो टेरोपस के लेवल पर आप देखेंगे, टेरोपस के लेवल पर स्किन पजेस हेयर, ये बात हो सकती है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन दिया गया, क्या ये ओवी पैरस है? तो आप एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे ये ओवी पैरस नहीं है, बाकी ये क्लास मैमिलिया का मेंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में देख रहे हैं ऑरेलिया, ऑरेलिया के बारे में कह रहे हैं कि इसमें नीडोब्लास्ट पाया जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, ये गलत बात है। सिलेंट्रेटा का मेंबर है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नहीं पाएंगे।
देखिए कितना मिक्स्ड क्वेश्चन दिया गया है। सिलेंट्रेटा का यह मेंबर है, ये बात ठीक है, न्यूरोब्लास्ट है, ये वाले भी बात आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलता है? आप खुद आंसर करिए, आपको पता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से मिला? मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आपको खुद देखना होगा। चलते हैं इसमें देखते हैं करेक्ट ऑप्शन जो हमारा बनेगा, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 57 से लेकर के 60 के बीच में इस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई थी, और इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा वो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन पूरी तरह करेक्ट है, जो सैलामेंडर को लेकर के जो उसके टिम्पैनम को आधार बनाते हुए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आधार बनाते हुए यह क्लास एम्फीबिया का मेंबर है, ये बात भी एकदम सही है। इसी तरीके से कॉलम वाइज और एक बेहतर लेवल का क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में भी बनाया गया था। ऑल इंडिया 2015 में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शंस। इसमें 2015 में यह पूछा गया क्वेश्चन, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक और क्लास का कॉलम जब आप देखेंगे तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉलम के लेवल पर पहला ऑप्शन दिया गया था माउथ वेंट्रल, गिल्स विदाउट अपर्कुलम, बिल्कुल ठीक बात है, स्किन विद प्लेक्वाइड स्केल्स, पर्सिस्टेंट नोटोकॉर्ड। ये बात जो कही जा रही है, किसकी बात कही जा रही है? अगर आप ये लाइन बाय लाइन देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्थीज का एग्जांपल हो सकता है, अगर क्लास कॉन्ट्रैक्थीज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन जब आप देखेंगे तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉ अब्सेंट, इंट्यूगमेंट्स विदाउट स्केल्स, पेयर्ड अपेंडिसेस, क्या साइक्लोस्टोमाटा का यह कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? आपको खुद चेक करना है, यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहां पर देखेंगे बॉडी कवर्ड विद फीदर्स, स्किन वाइस एंड ग्लैंडुलर, फोर लिम्ब, फोर विंग्स, लंग्स विद एयर शैक, एवीज का एग्जाम्पल बन सकता है। यहां पर जो स्टेटमेंट में गलती है वो आपको देखना होगा। स्किन क्या मॉइस्ट होता है इसका? बिल्कुल नहीं, स्किन इसका मॉइस्ट नहीं होता है। इसी तरीके से मैमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के जब आप चलेंगे तो मैमेलिया को ध्यान में रखते हुए जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है उसको भी एक बार हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैमरी ग्लैंड, बॉडी पर हेयर्स का पाया जाना और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, स्किन में हेयर की प्रेजेंस, ये काफी यूनिक बात है। एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना अगर पाया जाएगा तो इसकी प्रेजेंस हो सकती है। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें मैमेलिया के क्लास में देखने को पाते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन के रूप में अगर आप देखें तो इसमें पहला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्थीज ज़्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में सीधे तौर पर कहा गया है कि माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट करता है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, अपर्कुलम यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। गिल स्लिट्स में अपर्कुलम जो गिल्स कवर होती है वो यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। यहाँ स्किन टफ होता है, इसमें प्लेक्वाइड स्केल्स पाई जाती है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कॉन्ट्रैक्थीज में। साइक्लोस्टोमाटा में पेयर्ड अपेंडिसेस नहीं पाए जाते, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी बॉडी कवर्ड मॉइस्ट स्किन की जो बात यहाँ पर एवीज के मामले पे कही गई है, ये बात गलत है, इस वजह से ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए बनेगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्थीज की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर पेज नंबर 56-57 के लेवल पर इसके सारे क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 56-57 पर ये बनाया गया जो पहला ऑप्शन, जिसमें आपने देखा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्थीज की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने की कोशिश की गई है, वो स्टेटमेंट हमारे लिए सही बन गया है।